जो महक रहा उसे कांटों ने पाला होगा, जो महक रहा उसे कांटों ने पाला होगा, जो शिखर पे है, जो शिखर पे है उसके पांव में छाला होगा, और बिना मेहनत के कोई चमक नहीं सकता, बिना मेहनत के कोई चमक नहीं सकता, जो जलेगा दिया उसी में उजाला होगा, जो जलेगा दिया उसी में उजाला होगा। नमस्कार साथियों, मैं गौरव गौर अपने YouTube चैनल जीनोम लैब साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ग्रुप 5 के नोटिफिकेशन के बाद से ही मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर आप बताएं हमें किस तरह से हमको पढ़ाई करना है, किस तरह से हम अपने सिलेबस को मैनेजमेंट करें। इतना बड़ा सिलेबस है और लगभग 4 महीने का हमारे पास टाइम है। आज से अगर अपन काउंट करें तो इन 3.5-4 महीने में हम किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से मैनेज करें, तो ये थोड़ा सा डिस्कस आप करें। इस तरह से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल पक्की है भाई, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार। तो जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपने और अपडेट अपन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत भी बहुत ज्यादा करना है आपको। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि आप लोगों के साथी में ही, आप लोगों के दोस्तों में ही कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे जो थोड़ी कम मेहनत में भी आराम से एग्जाम निकाल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली बार के एग्जाम में देखा होगा कि आपके साथ वाले कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम मेहनत की। आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत कम पढ़ाई करता है, उसके बावजूद भी इसका एग्जाम निकल जाता है, हमारा क्यों नहीं निकल पाता, है ना। तो आज हम इसी पे ही बात करने वाले हैं कि जो कोई एग्जाम आता है तो हम उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह से हम उसकी तैयारी करें, है ना। तो इस पे हम बात करेंगे। आप लोगों ने कभी वो क्यूब सॉल्व किया है जो जिसमें क्यूब होते हैं, अपन को कलर मैच करना होता है ना। मेरा एक छोटा 6 साल का बच्चा है, एक दिन वो क्यूब लेके आया और बोला पापा इसको सॉल्व कर दो। जब उसने बिगाड़ दिया पूरे कलर, तो मैं जब उसको सॉल्व करने बैठा तो पूरा दिन लग गया, लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे कुछ उसके एल्गोरिदम देखे और एल्गोरिदम सीखे तो वो जो क्यूब जो पूरे दिन भर में सॉल्व नहीं हो पाता था, वो सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो एल्गोरिदम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई। जितने भी जो एग्जाम में टॉपर होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, वो कुछ एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। वो एल्गोरिदम, वो जो सीक्रेट है, वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं। मैंने खुद ये एल्गोरिदम फॉलो की है। मैंने आपसे पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। 2020 के व्यापम में ऑल ओवर एमपी में मेरी 6th रैंक है, 6वीं रैंक है। तो किस तरह से मैंने पढ़ाई की, 2017 में तो मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, और 3 साल में मैंने किस तरह से एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाई, किस तरह से पढ़ाई की, वो सब कुछ सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वो एल्गोरिदम क्या है, इस एल्गोरिदम को मैं एक फॉर्मूला बोलता हूं, टॉपर्स का फॉर्मूला बोलता हूं। बड़ा सिंपल सा टॉपर्स का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूं MNOP बोल रहे होंगे सर आप तो ABCD पढ़ाने लग गए। ABCD नहीं है भाई, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। जितने भी जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, टॉपर्स टॉप रैंक में आते हैं, वो इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। क्या है इस एल्गोरिदम का मतलब? MNOP वन बाय वन अपन एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। इसमें M का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, O का मतलब P का मतलब क्या है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए आप। लास्ट में वीडियो में कुछ और अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूं, है ना। पहले अपन इस एल्गोरिदम को समझते हैं कि भाई इस एल्गोरिदम का मतलब क्या है। MNOP एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके दिमाग में ये 8 पॉइंट आएंगे। 8 पॉइंट के हिसाब से आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 100% सिलेक्शन आपका पक्का है। मेहनत तो आपको करना है, बिल्कुल सही। मेहनत के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन किस तरह से हम स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे कई स्टूडेंट जो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं करते, तो वो कई बार पीछे रह जाते हैं। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं तो भले ही वो हार्ड वर्क थोड़ी कम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिलेक्शन ले जाते हैं, है ना। तो उसी स्मार्ट वर्क की जो एल्गोरिदम है, जो स्ट्रेटजी है, जो फॉर्मूला है, उसको मैं अपने शब्दों में बोलता हूं MNOP MNOP में M का जो मतलब है मैनेज योर टाइम फॉर मोर स्टडी। सबसे पहला वर्ड
मैनेज योर टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। पहली चीज तो यह कि आपको अपना टाइम बिल्कुल एकदम मैनेज करना पड़ेगा। आपको डेली के डेली, हर रोज 6 घंटे कम से कम, मैं 6 घंटे बोल रहा हूं भाई, आप जितना टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के मत रखना कि 8 घंटे की नौकरी कर लोगे आप और पार्टी भी करोगे, दोस्तों के साथ भी चले जाओगे, शादी भी अटेंड कर लोगे, उसके बाद भी आप एग्जाम निकाल लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। पूरे 4 महीने के लिए आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार से, सबसे कट होना पड़ेगा। पूरा का पूरा फोकस आपको इस एग्जाम में करना पड़ेगा। और एक बार ये 4 महीने आप अपनी लाइफ में लगा दो, आने वाले जो आपके 40 साल हैं वो बड़े आराम से निकलेंगे। तो पहली चीज तो ये कि टाइम आपको मैनेज करना है। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी के साथ भी किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप टाइम निकाल सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे, उस पर भी अपन बात करेंगे, है ना। तो पहली चीज ये कि आप सबसे पहले तो एक रूटीन बनाओ कि मुझे इतने बजे तो उठना है, इतने बजे मैं सोऊंगा, इतने घंटे में पढ़ाई करूंगा। हर चीज के लिए बिल्कुल एक टाइम डिसाइड होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया हैं उनसे आप ये 4 महीनों के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, बिल्कुल दूर होना है आपको। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि भाई आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। कई स्टूडेंट मुझसे ये भी मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि सर ग्रुप 5 को निकालने के लिए हम कितने घंटा हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि एवरेज आप कम से कम 6 घंटे तो आपके लिए जरूरी ही है। 6 घंटे से भी आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ सकें तो और ज्यादा बेहतर। पहली चीज तो एम मतलब मैनेज योर टाइम। एंड पे चलेंगे तो नील योर माइंड स्पेस, नील योर माइंड स्पेस, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इससे पहले भी आपने क्लासेस ज्वाइन की होंगी, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो जब ये एग्जाम आया, जब ये वैकेंसी आई, तो पहली चीज तो आपके दिमाग में आई होगी कि भाई हमने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं तो उनको अपन रहने देते हैं, अब जो नहीं पढ़ा है अपन उसको छोड़ देते हैं, उसको अपन पढ़ते हैं, है ना। जो पढ़ा है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। जब एक नया एग्जाम आता है, एक नई वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले ही दिन अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि मैंने कुछ पहले पढ़ा था, वो सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूं, जीरो, एकदम शुरुआत, बिल्कुल बेसिक से आपको शुरुआत करना है। जो चीजें पढ़ी हैं वो काम आएंगी, बिल्कुल 100% काम आएंगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपने पहले पढ़ा था वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, जरूर आएगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप उसका रिवाइज नहीं करेंगे तो 100% वो दिमाग से वो चीजें निकल भी जाती हैं, है ना। तो ये जो 4 महीने के टाइम है, इसमें पहली चीज तो आपने टाइम मैनेज कर लिया। टाइम मैनेज करने के बाद दूसरी चीज आती है आपकी कि सबसे पहले आप पुरानी जो चीजें हैं, वो जो पढ़ा है आपने, उसको तो आप एक साइड रख दें, है ना। शुरू से बिल्कुल 1 नंबर से, पहले टॉपिक से आप दोबारा से पढ़ना शुरू करें, दोबारा से हर एक चीज पे फोकस करें, दोबारा से बेसिक पॉइंट्स पे समझने की कोशिश करें और जितने इंपोर्टेंट पॉइंट है निकालने की कोशिश करें, ठीक है। एन के बाद जो तीसरा वर्ड आता है उसका मतलब है ओ का मतलब ऑर्गेनाइज योर सिलेबस विथ योर टाइम लिमिट। ये भी बड़ी इंपोर्टेंट लाइन है, बड़ा लंबा सिलेबस है अपना। पहली चीज तो अपने टेक्निकल पार्ट में ही इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट हमारे टेक्निकल फील्ड में। तो ये तो सिर्फ 75 नंबर के ही हैं। लेकिन नॉन टेक्निकल में भी फिर मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, जीके आ गया। एक बहुत लंबा सिलेबस है, एक बहुत बड़ा सिलेबस है और 4 महीने में सिलेबस को कवर करना वाकई में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो उस सिलेबस को कैसे हम कंप्लीट करें। आप एक ही टॉपिक को लेके बैठ गए और लगातार 1 हफ्ते तक पढ़ रहे हैं तो बाकी के जो टॉपिक है वो छूट जाएंगे, है ना। तो पहली चीज तो ये कि अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप डिसाइड कर लो कि एक दिन में मैं ये टॉपिक करूंगा, दूसरे दिन में ये टॉपिक करूंगा। पूरे जो सिलेबस है उसको अलग अलग टॉपिक में तोड़ के रख दो, अलग अलग टॉपिक में आप डिवाइड कर दो। एक दिन में इतने टॉपिक, दूसरे दिन में इतने टॉपिक। तो जितना भी आपका सिलेबस है उसको सबसे तीसरे नंबर पे चीज आएगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको। पूरे सिलेबस को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। 4 महीने का आप एवरेज निकालेंगे तो लगभग 120 दिन। 120 दिन में भी कुछ दिन को आप घटा दो, संडे को कुछ और दूसरे दिन घटा दो, तो कम से कम 100 दिन तो आप मान के चल ही सकते हैं। तो 100 दिन में किस तरह से हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे,
ये पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी पूरे महीने भर तक चला गया, तो एक महीने आपने एनाटॉमी पढ़ी तो बाकी के सब्जेक्ट कहां जाएंगे, उसकी तैयारी कैसे होगी, है ना। तो एक जब एग्जाम हो जाता है और एक टाइम लिमिट होती है, तो टाइम लिमिट में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को हमको कवर करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमारे कवर कब होंगे, जब हम जो पूरा सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस को अपन डिसाइड कर लेंगे कि भाई हर दिन मेरा एक टॉपिक चलेगा, इस टॉपिक में अगर एनाटॉमी है तो एनाटॉमी कितने दिन चलेगी, बायोकेमिस्ट्री कितने दिन चलेगी, माइक्रोबायोलॉजी कितनी चलेगी, है ना। कई बार ऐसा भी होगा कि भाई जो चीज हमको समझ में नहीं आ रही उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा टाइम, तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। कई जो ज्यादा टिपिकल टॉपिक हैं, ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लेवल कितना है। लेकिन तीसरे नंबर पे चीज आती है कि सिलेबस आपको ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चले अपन चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे जब बात करेंगे तो प्रीव्यू और टॉपिक। अब अभी तक अपन ने जो पढ़ाई किया करेंगे शुरू, तो डेली अपन करेंगे, तो उससे पहले जो माइंड सेट बनाना है वो डिस्कस किया। अब डेली के रूटीन पे आते हैं अपन। डेली के रूटीन में पहली जो चीज आएगी, एक टॉपिक आपने उठाया और उसका आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखो, पूरा टॉपिक है, उसको ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कॉलेज की पढ़ाई में और एग्जाम की तैयारी में, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जब अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम की लिमिट होती है और हमको कोई पूरा डिस्क्रिप्शन तो लिखना नहीं है, अपन को तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में बिठाना है ना। तो एक बार जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहां पर अभी रखा है सेल, है ना, पहला टॉपिक से अपना शुरू होता है सेल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो सेल आता है। तो अपन ने मान लो पहला टॉपिक उठाया, आपका पहला दिन है, तो पहले दिन में अपन ने पहला टॉपिक उठाया सेल। सेल उठाते ही से पहले आप इस टॉपिक को पूरा एक बार पढ़ो, थोड़ा सा अच्छा से समझने की कोशिश करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन भर उसी टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, एक प्रीव्यू आपको करना है ना। तो चौथे नंबर पे चीज आती है प्रीव्यू। आगे जब आप आएंगे तो प्रीव्यू करने के बाद आता है आपका क्वेश्चन। क्यू से क्वेश्चन योरसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे ईएसबी हो या कोई से भी हो, एम्स के हो या कोई और दूसरे अदर एग्जाम हो, क्वेश्चन उनमें हमेशा एमसीक्यू आना है ना। तो अगली जो आपकी स्टेप आती है, पहले आपने जब टॉपिक प्रीव्यू कर लिया, एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया, तो पढ़ लेने के बाद अगली जो आपकी स्टेप आएगी वो आएगी कि आपको क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना है ना। इसके साथ साथ देखो कई बार आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं। तो जॉब कर रहे हैं तो आप अपना एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसे फ्रेंड बनाना पड़ेगा कि मान लो आपके पास किताब नहीं भी है तो भी आपको क्वेश्चन एक दूसरे से आप करते रहें। आप एक अपना एक दोस्त बना लें, कोई ऐसा दोस्त जो आपके साथ तैयारी कर रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन करें, वो आपसे क्वेश्चन करे, है ना। डेली की डेली एक टॉपिक उठाया, जैसे मैंने सेल की बात की, सेल टॉपिक उठाया आपने और सुबह आप दोनों ने, जैसे दोस्त है, मान लो 2 लोग हैं आप लोगों, 2 लोग कोई जगह पे आप जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो सुबह दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम एक टॉपिक पढ़ के आएंगे। और दिन भर में जब आप साथ में ड्यूटी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं आप दोस्त से पूछो, जो दोस्त के दिमाग में आएंगे वो आपसे पूछेगा। तो भले ही आपके पास किताब नहीं है तो भी आपकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। इसको भी आप पढ़ाई की जो टाइम है उसमें काउंट कर सकते हो। भले ही आपका 8 घंटे की ड्यूटी टाइम है, लेकिन उस 8 घंटे में जब आप दोस्तों से डिस्कशन करोगे ना, तो वो भी आपकी पढ़ाई में ही काउंट होगा, है ना। तो क्वेश्चन योरसेल्फ, वही सबसे पहली चीज, जब प्रीव्यू अपन ने कर लिया टॉपिक का, तो प्रीव्यू करने के बाद अगली जो स्टेप आएगी कि आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू। थ्योरी पे कम फोकस करना पड़ता है हमको, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन एमसीक्यू समझ में तभी आते हैं जब हमको थ्योरी पता हो। दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट है भाई, एक दूसरे से अलग नहीं है। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू नहीं करेंगे एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन करना, ये जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीव्यू करने के बाद एक बार टॉपिक का जब आपने प्रीव्यू कर लिया, तो आप इस तरह से एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू में जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा है, जो टॉपिक आपने थ्योरी का सुबह पढ़ा था,
अब आप उसके एमसीक्यू करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप कर सकते हैं उतने आप एमसीक्यू करें। अब मान लो सपोज मैं करूं कि मान लो आप 50 एमसीक्यू करते हैं। सुबह आप जब टॉपिक पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आपने थ्योरी का पढ़ा तो 1 घंटे आपने थ्योरी पढ़ ली। अब सेकेंड स्टेप पे जब आप आए तो आप एमसीक्यू करेंगे, तो मान लो आप 50 एमसीक्यू करते हैं तो 50 के 50 एमसीक्यू आपसे नहीं बनेंगे, ये 100% की बात है ना। 50 में से कुछ तो आपसे बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। मान लो 25 बन गए, तो जो 25 नहीं बने हैं अब आपको अगली स्टेप पे पहुंचना। जो 25 नहीं बने हैं, तो 25 जो नहीं बने हैं ना, उनमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक ऐसे जो थोड़े समझने वाले होंगे, दूसरे ऐसे क्वेश्चन होंगे थोड़े मेमोराइज करने वाले होंगे, याद करने वाले होंगे। उनमें ऐसे कुछ पॉइंट्स भी निकलेंगे जो आपको याद भी करना पड़ेगा, है ना। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जो एमसीक्यू आपसे नहीं बन रहे हैं, उनको समझने के लिए आपको दोबारा से फिर एक बार अपने टॉपिक को उठाना पड़ेगा, दोबारा से फिर एक बार आपको थ्योरी खोलना पड़ेगी और थ्योरी से उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना, क्यों समझ में नहीं आया भाई आपको वो एमसीक्यू, वो दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। ये पूरी एल्गोरिदम है भाई। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी जो मेरिट में आते हैं एग्जाम में, पूरे के पूरे हर एक स्टूडेंट, आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, सब यही की यही एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। पहले इसी टॉपिक की प्रीव्यू करते हैं, पहले टॉपिक को एक सरसरी नजर से एक जल्दी जल्दी एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमारे इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड होता है। थ्योरी थोड़ा सा पढ़ने के बाद जब वो एमसीक्यू पे आते हैं तो फिर वहां से डाउट निकलते हैं। तो जो डाउट निकल रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिर दोबारा से आपको थ्योरी पे पहुंचना है। दोबारा से जो क्वेश्चन आपको नहीं बना है तो उसको समझना है ना। अब मैंने कहा भाई एमसीक्यू 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं समझने वाले, तो जो समझने वाला है वो तो आपको थ्योरी उठा के दोबारा से पढ़ना है। जैसे मैंने सेल की बात की, सेल की थ्योरी अपन ने प्रीव्यू में पढ़ ली, फिर एमसीक्यू और कोई चीज उसको आपको समझ में नहीं आई, तो समझने वाला अगर क्वेश्चन है तो दोबारा से आपको थ्योरी में फिर से समझना है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको याद ही करना है तो आपको उसको अलग से लिखना पड़ेगा। अलग से मेमोराइज करने वाले जो पॉइंट है उनको अलग से आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। एक नोट्स की डायरी आप बना लें। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी करने वाले भले कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपकी सेल्फ स्टडी भी मजबूत है ना तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये एल्गोरिदम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एमसीक्यू करने के बाद जो डाउट आएंगे, अगर कोई समझने वाला क्वेश्चन है तो दोबारा आपको थ्योरी में जाके समझना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है जो याद करने वाला पॉइंट है तो उसको आपको अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आज से अपना रीड अगेन विथ योर टॉपिक, जो टॉपिक है उसको दोबारा से पढ़ो, है ना। ये अपने एल्गोरिदम में आएगा। और एक बार अपन ने पढ़ लिया तो सिलेक्ट मेमोरेबल पॉइंट। मैंने आपसे यही कहा भाई एमसीक्यू में 2 तरह के पॉइंट निकलेंगे, एक समझने वाले, दूसरे मेमोराइज करने वाले। जैसे सेल की टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं भाई, सेल की टॉपिक में एक मेमोराइज करने वाला पॉइंट हमारा निकल के आता है रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी के जो जनक हैं, साइटोलॉजी सेल्स की खोज किसने की, ये क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर होता है रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट का नाम है। तो ये साइंटिस्ट का नाम हमको मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। इसी तरह से इसी टॉपिक में अगर अपन और भी जब पढ़ेंगे टॉपिक में तो इसी से और भी क्वेश्चन अपने निकल सकते हैं। जैसे एटीपी कहां बनती है ना, या कुछ भी इनके नाम है, कईयों के नाम भी हैं, है ना। जैसे सेल का ब्रेन हम किसे बोलते हैं, सेल का ब्रेन किसे बोलते हैं, है ना। तो ये जो मेमोराइज करने वाले पॉइंट हैं उनको आप अलग से निकालते जाएं ताकि आपको इनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दोबारा आपको एक बार फिर जब एग्जाम होगा तो दोबारा से जितने भी मेमोराइज वाले पॉइंट निकलेंगे दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये दिमाग से दोबारा निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अपना आता है सिलेक्ट मेमोरेबल पॉइंट। आप मेमोरेबल जितने भी पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, उनको आप अलग से नोट डाउन करते जाएं। ये आपके कब काम आएंगे, जो आप अलग से नोट डाउन कर रहे हैं, जब एग्जाम आपका पास में जाएगा, जब 10 से 15 दिन बचेंगे तो 10 से 15 दिन में एक बार फिर दोबारा से ये जितने भी मेमोराइज करने वाले पॉइंट हैं ये आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मेमोराइज करने वाले जो पॉइंट होते हैं अपनी मेमोरी में जो रहती है वो चीजें घुसती जाती हैं, धीरे धीरे निकलती भी जाती है ना। जितना जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे,
तब तक वो फिक्स नहीं होती है ना। तो फिक्स करने के लिए जो जितने मेमोराइज करने वाले पॉइंट होते हैं ये आपके दिमाग में तभी बैठेंगे, तभी फिक्स होंगे जब आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। तो मैंने ये पॉइंट क्यों बोला कि आप जो मेमोरेबल पॉइंट है उनको सिलेक्ट करके अलग निकालो, क्योंकि इसको आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दोबारा जब एक बार जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, जैसे मैंने 4 महीने बोला, तो 4 महीने में 3 महीने तक अपनी थ्योरी आप पढ़ोगे, तो बाकी के जो 15 से 20 दिन बचेंगे, तो 15 से 20 दिन में वो मेमोरेबल पॉइंट जो निकल के आए हैं उनको आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। 7वें नंबर पे 8वें पे आते हैं अपन, टेस्ट प्रैक्टिस। टी से अपना टेस्ट प्रैक्टिस है ना, ये पूरी एल्गोरिदम MNOPQRST से टी अपना जो है वो लास्ट है। टी लास्ट कब काम आता है? जब हमारा एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है। जैसे 4 महीने का अगर अपना टाइम है तो अभी से ही आप रैंडमली MCQ करो, वो आपको बिल्कुल फायदे नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आपने एक MCQ एनाटॉमी से कर लिया, एक कर लिया बायोकेमिस्ट्री से, कुछ आपने मैथ पढ़ ली, कुछ आपने जीके पढ़ लिया, पूरा खिचड़ी बना देगा भाई ये। सबसे पहली चीज तो टॉपिक वाइज टॉपिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, आपने पहले जितना भी पढ़ा है वो सबका सब स्पेस निल कर दो, शुरू से बिल्कुल जीरो से आप दोबारा से पढ़ना शुरू करो। और दोबारा से जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको डेली एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। डेली आपको एक एक टॉपिक के MCQ करना पड़ेंगे। ठीक है। तो जो रैंडमली MCQ की बात कर रहा हूं, ये कब काम आएगा? जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास में होगा, जब 10 से 15 दिन बचेंगे, तो एक बार पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आपको प्रैक्टिस करना है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। लास्ट में जो आपके जो 10-15 दिन बचते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 10-15 दिन, ये 10-15 दिन में जल्दी जल्दी आपको पूरा का पूरा एक दिमाग में रिवाइज करना होता है, और 10-15 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होती है। तो इन 15 दिनों में ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट में पार्टिसिपेट ले, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट ले, ज्यादा से ज्यादा रैंडमली MCQ उठा के पढ़ें, है ना। तो टेस्ट प्रैक्टिस, आपको टेस्ट प्रैक्टिस लास्ट में करना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे उतना आपका फायदेमंद होगा। तो ये जो एल्गोरिदम था, ये एल्गोरिदम एक टॉपर्स का एल्गोरिदम होता है। एग्जाम में जो लोग टॉपर आते हैं, जो एग्जाम निकालते हैं, जो टॉप रैंक में आते हैं, मेरिट में आते हैं, वो पूरा का पूरा यही एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। क्या एल्गोरिदम? डेली उठे, एक टॉपिक उठाया, पहले उस टॉपिक का प्रीव्यू कर लिया, एक टॉपिक को 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा देख लिया, है ना। दोबारा फिर दूसरे आए तो दोबारा उन्होंने उनके MCQ किए। MCQ में जो डाउट निकलेंगे, तो डाउट में कुछ डाउट ऐसे होंगे जिनको समझना पड़ेगा, तो दोबारा से उसकी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। दोबारा से थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल बैठ जाएगी। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी निकलेंगे जिनको याद भी करना पड़ेगा। वो जो याद करने वाले पॉइंट हैं उनको आपको अलग निकालना पड़ेगा। जब वो अलग निकालेंगे आप, और आखिरी में जब एग्जाम का टाइम आएगा, तो दोबारा से उस जो मेमोरेबल पॉइंट हैं उनको आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेगा। और लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा, तो आपके जो दिन बच रहे हैं 10 से 15 दिन, उन 10 से 15 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना। तो ये एल्गोरिदम पूरा का पूरा जो है वो आपको अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। एग्जाम की तैयारी बिल्कुल इसी तरह से ही आपको करना पड़ेगा। और इस तरह से आप तैयारी करें तो 100% मैं गारंटी देता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई, आप एग्जाम 100% निकाल लेंगे। और अपना जो न्यू बैच शुरू हो रहा है, ये जो नया बैच शुरू हमारा हो रहा है, ये 24 फरवरी से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। इससे पुराने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग एक नया बैच लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जल्दी ही हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं अभी डेट अनाउंस कर रहा हूं, 24 फरवरी से हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। ये जो नया बैच होगा ये आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। जीनोम लैब साइंस नाम से ये आपको ऐप मिलेगा। और जो तैयारी होगी वो बहुत एडवांस लेवल की तैयारी होने वाली है। इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपको बता दूं, हालांकि थोड़ा और डिटेल में मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा आपके साथ। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं जो अपने नए बैच का। सुबह मैं एक सिंगल टॉपिक की थ्योरी करूंगा। जैसे मैंने सेल की बात की तो पहले टॉपिक अपना सेल ही होता है, तो सुबह मैंने सेल का टॉपिक अगर पढ़ा है तो पहले मैं उसकी थ्योरी करूंगा, है ना। उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे दिनेश सर हैं। दिनेश सर का परिचय मुझे लगता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग हैं जो जानते हैं, मुझे जरूरत नहीं है परिचय करने की, परिचय देने की। लेकिन दिनेश सर
के बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो शाम को एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस होगी वो दिनेश सर करेंगे। इसके बाद हमारा मैथ रीजनिंग ये जो है स्वप्निल सर करेंगे। स्वप्निल सर के बारे में भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस इसके लिए भी अलग फैकल्टी है। इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन सी फैकल्टी किस टाइम पर आपको लाइव क्लास देने आएगी, किस टाइम पर आपके टेस्ट शुरू होंगे, किस टाइम पर आपको एमसीक्यू शुरू होंगे, है ना। तो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है उसके लिए आपको सिर्फ 1-2 दिन का वेट करना है। पूरा शेड्यूल मैं आपको कल या परसों में बताऊंगा, है ना। फिलहाल आप प्ले स्टोर से जाकर ये ऐप डाउनलोड कर ले, जीनोम लैब साइंस, और इसकी क्या फीस रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा, पूरा का पूरा डिटेल में मैं 1-2 दिन में आपको डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि जो भी नया बैच चालू हो रहा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल से शुरू हो रहा है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।